हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग बढ़िया हो। ठीक है, लास्ट 2 लेक्चर में हमने जैसा आपको पता है कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी है। सीक्वेंस, हम जो चैप्टर पढ़े हैं दैट इज़ सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस और सीरीज़ में सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हमने ये समझा कि फाइनाइट सीक्वेंस किसे कहते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमने यहाँ पे पढ़ी वो क्या पढ़ी है, ठीक है, कि AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने ये देखा कि फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं, कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे ये चीज़ देखी, ठीक है, कि किसी पोजीशन पे कोई, ठीक है, कोई नंबर है तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। डेट इज़ अगर कोई 5th पोजीशन पे नंबर है, ठीक है, टर्म्स 5th टर्म है तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, या 16 टर्म है उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। AN का एक फार्मूला होता है, उसके थ्रू हम उसको ईजिली फाइंड आउट कर लेते हैं। उसी तरह से हमने क्या पढ़ा, अगर कोई सीक्वेंस गिवन है और उसको हम सीक्वेंस एडअप करते हैं, उसका अगर हम समेशन करते हैं तो चीज़ें कैसी चलती हैं, ठीक है, कैसे ऐड होती हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैंने यहाँ पे क्या करी, हमने सीखी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ पे चीज़ों को एंड करा था, सम ऑफ AP पर। फिर हमने कुछ क्वेश्चन भी करे थे जो ज़रूरी थे। ठीक है, आज हमारा उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे हम 4 क्वेश्चन करने वाले हैं, 1 2 3 4। ये जो 4 क्वेश्चन है ये सब के सब सम ऑफ AP या, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स का जो फार्मूला है, जो 2 फार्मूले हैं AP के, उन्हीं पर बेस्ड हैं। लेकिन इनको सॉल्व करने का जो तरीका है ना, ठीक है, वो इनको यूनिक बनाते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, फार्मूला तो सेम है मगर द वे ऑफ सॉल्विंग द, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, वही इनको क्या करता है, अलग करता है। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन में एक एक कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट हमें कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इफ़ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन द रेशियो ऑफ 5n + 4 9n + 6 फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म्स। ठीक है, मतलब हमारे पास 2 AP गिवन है, ठीक है, जिनका रेशियो दे रखा है हमें, और बोल रहा है कि ठीक है, उनका जो 18 टर्म होगा, जो 18वां टर्म जो होगा, ठीक है, 18, उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। अगर 2 AP हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। एक AP है हमारा, ये फर्स्ट AP एंड सेकंड AP। हमने मान लिया 2 कोई AP हैं। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका, ठीक है, अभी देखेंगे। फर्स्ट AP के लिए मैंने क्या करा, फर्स्ट टर्म को A माना और कॉमन डिफरेंस को D माना। ठीक है, और हमने क्या करा, सेकंड AP के लिए फर्स्ट टर्म को कैपिटल A माना और कॉमन डिफरेंस को D माना। इतनी बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है ये बात समझने की कोशिश है। वो बोला फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म, मतलब बेसिकली हमें A18 अपॉन में A18 निकालना है, या तो इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, वो बोल रहा है, ठीक है, जो पहला AP है उसका टर्म नंबर 18 और जो दूसरा AP है उसका टर्म नंबर 18, इनका रेशियो निकालना है। ठीक है, और मैंने लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में मैंने ये बात आपको बताई थी कि कोई भी AP का कोई भी टर्म लिखना हो तो सबसे पहले हमें क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस, और सेम नीचे भी फर्स्ट टर्म प्लस। फिर हम क्या करते हैं, जितना वो टर्म बोलेगा, अगर उन्होंने 20 बोला है तो हमें क्या करना है, लेस देन 1 करके उतना D हमें उसमें क्या कर देना, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 17D, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 17D हमारे पास हो गया। इसका मतलब कि अगर हमें A और D की वैल्यू पता चल जाए तो हमारे पास ईजिली हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल a और स्मॉल d की वैल्यू पता चल जाए, या A + 70D की वैल्यू, ठीक है, कैपिटल A और स्मॉल d की वैल्यू पता चल जाए तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास अगर A + 17D की भी वैल्यू हमें पूरी मिल जाती है इक्वेशन की फॉर्म में, तब भी हमारे पास चीज़ें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको सॉल्व कर दे, क्योंकि बेसिकली हमें यही निकालना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो हमें गिवन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या बोला, इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP, 2 AP का सम दे रखा है SN अपॉन में SN। ठीक है, क्योंकि n टर्म बोल रहा है तो n टर्म का मतलब क्या है कि चाहे वो 50 टर्म हो, दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, दोनों के लिए n क्या है, सेम, नंबर ऑफ टर्म्स दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, डेट इज़ n, ये कितना दे रखा है हमें, 5n + 4 एंड 9n + 4 सॉरी +6। ठीक है, +6 ये हमें गिवन है।
अब क्या करते हैं, एस एन का फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। एस एन मतलब फर्स्ट एपी के लिए और ये वाला एस एन का मतलब हमारा हो गया सेकेंड एपी के लिए, ठीक है। अगर फर्स्ट के लिए हम लगाएंगे डेट इज़ एन अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 d, ओके। और सेकेंड वाले के लिए अगर हम लगाना चाहेंगे तो n अपॉन में 2 कैपिटल A प्लस n माइनस 1 कैपिटल D इक्वल टू 5n प्लस 4 एंड 9n प्लस 6, ठीक है। यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करो, ठीक है। जो यहाँ पे n से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। nth टर्म की बात हो रही है, nth टर्म की बात हो रही है, nth टर्म की वैल्यू की बात नहीं हो रही। दोनों की nth टर्म की वैल्यू अलग हो सकती है, मगर बात nth टर्म की हो रही है। जो nth टर्म है ना, ठीक है, इसका मतलब जो n की वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितने होंगे, सेम होंगे। जैसे यहाँ पे क्या बोला 18, मतलब n की वैल्यू जो nth टर्म है ना उसकी बात हो रही है, वैल्यू की बात नहीं हो रही, इसलिए, ठीक है, ऐसे लिखा। अगर वैल्यू की बात होती तो ठीक है कि हाँ 50 पोजीशन पे जो टर्म है उसकी, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, 100 है, 200 है, समथिंग कुछ भी हो। उसी तरह से सेकंड एपी के केस में भी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मगर जो पोजीशन है वो दोनों की क्या है, सेम है, ठीक है, पोजीशन सेम है, ओके। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ठीक है, देखो ये दोनों हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, बेसिकली 2a प्लस n माइनस 1 d एंड 2a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 5n प्लस 4 एंड 9n प्लस 6। अब यहाँ से एक चीज़ समझने की कोशिश करो, ठीक है। देखो हमारे पास अगर यहाँ पे आते हैं, अब देखो 18 टर्म दोनों के लिए हमने क्या लिखा, a प्लस 17d, और यहाँ पे क्या लिखा, a प्लस 17d, ठीक है। यहाँ पे अगर हम n की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें यहाँ पर, क्योंकि देखो मेन स्टेप यही है, मेन स्टेप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने का यही है, ठीक है, यही मेन है, यहीं से हमें इसका आंसर मिलेगा, ठीक है, यही है, यही मेन कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमें क्या करना है, n की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसके पुट करने के बाद हमें कितना मिल जाए, 17d मिल जाए, ठीक है। तो n की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें, अगर मैं n इक्वल टू 35 पुट करता हूँ, ठीक है, समझो n इक्वल टू 35 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 माइनस 1 डेट इज़ कितना, 34। तो ऊपर 2 है, यहाँ पे 34 है, दोनों में क्या कॉमन निकल गया, 2। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, a प्लस 34। समझते हैं, चलो। अगर मैंने यहाँ पे n की वैल्यू कितनी पुट करी, 35, ये हमें कैसे प्रेडिक्ट करनी है कि वो कौन सा टर्म बोल रहा है जिसका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ पे ये बोलता है कि ठीक है 18 की जगह आप, ठीक है, 15 का निकालो, यहाँ पे वो 15 कर देता, तो n की हमें वैसी वैल्यू क्या करनी होगी, लेनी पड़ेगी जो हम पुट करेंगे, क्योंकि कोई भी वो टर्म बोले एट द एंड में तो आपको जो कॉन्सेप्ट मिलेगा वो यही मिलेगा। कुछ भी बोले, 18 बोले, 17 बोले, 50 बोले, 19 बोले, 101 बोले, कुछ भी बोले, नथिंग, कुछ भी बोल दे वो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एट द एंड बस हमें यहाँ पे ये देखना जो वो बोल रहा है, उसके यहाँ पे क्या करना है, हमें n की वैल्यू लेट करनी है कि क्या हो सकती है, ठीक है। तो n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, 35। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 2a प्लस 35 पुट करेंगे डेट इज़ 24d। सिमिलरली नीचे में भी n की वैल्यू 35 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस 34 कैपिटल D, ओके। n की वैल्यू हमने कितनी लेट करी है, 35 प्लस 4। सिमिलरली n की वैल्यू कितनी हमने लेट करी थी, 35 प्लस 4। देखो यहाँ से 2 कॉमन लोगे, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस 17d, और ये कितना हो गया हमारे पास, a प्लस 17d। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 179 अपॉन में 321 आएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, T18, और डेट इज़ नीचे वाला हमारा क्या हो गया, T18, क्योंकि दो अलग अलग एपी हैं तो इनका रेशियो कितना आया, 179 डिवाइडेड बाय 321, बट बेसिकली कितना आ गया इसका रेशियो, 321, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो एक बार देख लो उसको सही से, ठीक है, फिर मैं इसका लॉजिक बताता हूँ आपको।
ठीक है। देखो मेन जो लॉजिक है वो यहीं पर ही है, सब कुछ ठीक है। आप एस एन का ठीक है फार्मूला लगा दिया हमने, यहाँ पे एन है, नंबर ऑफ टर्म्स 50, वैल्यू अलग हो सकती है, पहले एपी के लिए चीज़ें बदल सकती है, दूसरी ऑब्वियस ही बात है बदल सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए और डी की वैल्यू क्या है, अलग है दोनों के केस में। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम हो सकते हैं मगर वैल्यू अलग हो सकती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स की वजह से दोनों एन कैंसिल आउट हो गए। फिर हमने यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे एन की वो वैल्यू हमें पुट करनी है, ठीक है, वो वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है जिससे हमें जो पूछा गया वो मिल जाए। यहाँ पे 18 टर्म की बात की जा रही है इसलिए मैंने 35 पुट करा। अगर वो यहीं पे बोलते कि 16 टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करो तो मैं उसके बिहाफ पे क्या करता है, एन की वैल्यू लेता। तो एन की वैल्यू हमें ये, ठीक है, इसकी चीज़ से डिसाइड करनी है कि वो कौन से टर्म का रेशियो हमें बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको ये दिक्कत नहीं होगी, इस तरह के अगर आप क्वेश्चन करोगे और तो आपको और कमांड हो जाएगी और इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से हमें एक नया लॉजिक सीखने को मिलेगा। बेसिकली इस तरह का हमने चीज़ें 10th क्लास में पढ़े रखी हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि अब हमारा मेन फोकस, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है और यहाँ से कॉन्सेप्ट हमारा जितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो हमें मेंस के एग्ज़ाम में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, इफ़ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़, देखो एक ए पी का सम दे रखा है हमें बेसिकली कितना, 3n² प्लस 5n, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी इज़ इतना एंड इट्स mth टर्म, और उसका जो हमारे पास am दे रखा है डेट इज़ 164। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे an होता है, ठीक है। n टर्म यहाँ पे उस n की वैल्यू को ने m लेट m माना है, ठीक है। तो अगर इसके लिए हम फार्मूला लगाएं तो a प्लस m-1 d इजकल टू 164, ठीक है। और बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें इस m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो m की वैल्यू हम फाइंड आउट कब कर सकते हैं, जब वी नो द वैल्यू ऑफ a एंड d। इफ़ वी हैव अ वैल्यू ऑफ व्हाट, a एंड d मतलब फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की अगर वैल्यू हमें पता हो तो हम इजीली, ठीक है, क्या कर सकते हैं, m की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे बस आपको क्या समझना है कि a और d की वैल्यू निकलेगी कैसे। तो देखो a का मतलब तो हम समझते हैं कि फर्स्ट टर्म हो गया, और d का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम कैसे ले सकते हैं, a2 माइनस a1, ठीक है। अगर मेरे पे a1 की वैल्यू आ जाए और a2 की वैल्यू आ जाए, a1 की वैल्यू आ गई तो हमारा फर्स्ट टर्म निकल गया, और a2 की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब क्या है कि हम कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे। अगर a और d निकल गया तो हमारे पास ऑलरेडी m की वैल्यू निकल जाएगी। इसको कुछ टाइम के लिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें सम दे रखा है तो इसी समय कुछ ना कुछ करके a और d की वैल्यू निकालनी होगी। तो सम क्या दे रखा है, एस एन इजकल टू कितना, 3n² प्लस 5n। कोई डाउट, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहला काम है s1 निकालने का और फिर s2 निकालने का। सबसे पहले आप s1 और s2 निकाल लो। इसका मतलब यह है कि n की वैल्यू 1 पुट करनी है और n की वैल्यू 2 पुट करनी है ताकि हमारे पास s1 और s2 निकल जाए, ठीक है। डेट इज़ 3 1² प्लस 5 1। इसको 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, तो 3 प्लस 5 इजकल टू कितना हो गया, 8। देखो आप 11th स्टैंडर्ड में हो या 12th स्टैंडर्ड में होगे, जो बच्चे इसको देख रहे होंगे, जो ठीक है कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए अपना बेसिक क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे कैलकुलेशन बहुत फास्ट करनी होती है, ठीक है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन लिख रहा हूँ, और होगा मोस्टली कुछ कैलकुलेशन का पार्ट मैं छोड़ दूंगा ताकि आप इसको खुद सॉल्व करो, ओके। अब s2 के लिए हमें क्या करेंगे, 3, ठीक है, 2² प्लस 5 2। देखो 2² इजकल टू कितना होता है, 4, तो 2 2 ज़ा 4 और 4 मल्टीप्लाई बाई 3 डेट इज़ 12 हो गया, और प्लस 10, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, इजकल टू कितना हो गया, 22। अब यहाँ से आता है कॉन्सेप्ट जो समझने की ज़रूरत है। मैंने क्या बोला, अगर हमें a1 और d की वैल्यू पता चल जाए तो काम आसान हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या होता है ये समझने की जरूरत है। जो s1 होता है वो ऑलवेज, ठीक है, फर्स्ट टर्म के बराबर होगा, ऑलवेज क्या होगा, फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा, ठीक है। और s2 जो होगा हमारा, और a2, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, a2 निकालने का भी। अगर a2 जो होता है वो हमारा होता है s2 माइनस s1,
ये दो चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट वाइज याद रखनी है। अगर आपको ये दो चीज़ें याद है तो आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अब देखो हमें S2 की वैल्यू पता है कितनी है 22, ठीक है, माइनस S1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 8, तो यहाँ से हमारे पास A2 निकल गया, A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 16 और 14, A2 की वैल्यू कितनी हो गई 14, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या हो सकता है, यहाँ से हमारे पास अब D निकल जाएगा इजीली। वो D कैसे निकलेगा, D निकलेगा A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू कितनी है डेट इज़ 14, और A1 की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है A1 किसके बराबर होगा S1, और S1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई डेट इज़ 8। अगर हम करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास ऑलरेडी 6, ठीक है। ओके एवरीवन, अब बेसिकली हमें क्या करना था, m की वैल्यू फाइंड करनी थी, और m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता चाहिए था फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस हमारा 6 निकल ही गया। फर्स्ट टाइम कितना होगा, जो S1 की वैल्यू होगी, S1 की वैल्यू कितनी है 8, इसका मतलब a की वैल्यू A1 इक्वल टू a होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 8। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ क्या है, कभी भी सम का क्वेश्चन आएगा तो ये दो स्टेप मेन है, ठीक है। ये आए कैसे हैं इसे मैं अभी समझा देता हूँ, जब तक आप इसको एक बार देख लो, ठीक है, अच्छे से देख लो आप, इसमें कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ आया कैसे है, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाएगा आया कैसे, तो अपने आप कभी, ठीक है, निकाल लोगे। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि A2 इक्वल टू S2 माइनस S1 होता है, ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लियोगे, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये कॉन्सेप्ट आया कैसे है, ठीक है, क्योंकि अगर एक बार ये समझ में आ गया ना, ठीक है, तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। मान के चलते हैं, ठीक है, मेरे पास एक AP है डेट इज़ A1 A2 A3 A4, ये एक हमारे पास क्या है AP, ठीक है। देखो S1 का मतलब होता है, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है, और S2 का मतलब हो गया सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ठीक है। और उसी तरह से मान लो S4 दे रखा है तो क्या हो जाएगा सम ऑफ, ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या समझ में, कहीं पे भी S1 लिखा होगा S2 लिखा होगा या S4 लिखा होगा, उसका मीनिंग क्या निकलता है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म। इसमें तो इसका S1 का मतलब कि पहले नंबर का सम निकालो, और S2 का मतलब क्या फर्स्ट 2 के सम निकालो। उसी तरह से S4 का मतलब क्या हो गया, बेसिकली S4 का मतलब क्या हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। इसी तरह इसका मतलब क्या हो जाएगा A1 प्लस A2, और इसका मतलब क्या हो जाएगा A1, ठीक है। समझ में आया इतना। अब इसे थोड़ा सा और समझते हैं, समझो। अब अभी तो मैंने आपको सिर्फ मतलब बताया कि S1 का मतलब S2 का मतलब होता है क्या है। S1 का मतलब मैंने आपको क्या बताया, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का मतलब सिर्फ A1, A1 का मतलब क्या है सिर्फ A1, तो यहाँ से हमारा पहला कॉन्सेप्ट निकल जाता है, ठीक है। और फिर क्या आता है हमारे पास S2, S2 का मतलब क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, तो फर्स्ट 2 टर्म कौन कौन से हो गए A1 प्लस A2। देखो A1 की वैल्यू को मैं S1 लिख सकता हूँ, S1 लिख सकता हूँ, ठीक है, आराम से। तो ये हमारे पास क्या हो गया A2। इस S1 को मैं इधर माइनस में ले आऊँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा A2 की वैल्यू S2 माइनस S1, A2 निकल गया। A2 क्यों निकाला हमने, क्योंकि हमें क्या चाहिए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, तो इस तरह से ये निकलता है। ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, किसी भी सम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये ठीक है। शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि अभी हम CBSE और ICSE बोर्ड के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं। अभी हमारा कंपटीशन का, ठीक है, कोई वो नहीं है क्वेश्चन। जब कंपटीशन के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इस लेक्चर के आखिरी में जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब हम कुछ 20 या मान लो 10 क्वेश्चन, ठीक है, JEE और नीट्स के प्रीवियस ईयर के करेंगे, ताकि हमें ये पता रहे कि क्या CBSE के क्वेश्चन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, और मेंस के एग्ज़ाम में क्या फ़र्क होता है, ये बहुत ज़रूरी है पता होना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया।
वहाँ पे आपको इसी तरह के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट डी निकालने का तरीका पता चल जाएगा। डायरेक्ट डी कैसे निकालते हैं, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चलेगी, सीधा आप डी निकाल लोगे। ठीक है, उसका एक तरीका होता है, शॉर्टकट कहते हैं जिसे, ट्रिक कह सकते हो आप। लेकिन वो हम कब करेंगे, जब हम, ठीक है, जब मेंस के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इस पूरे चैप्टर के एंड में। ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके लिए होमवर्क में है, क्योंकि बेसिकली ये 10th क्लास का ही है। ठीक है, तो होमवर्क में आप इसको कर लेना। ठीक है, इसको आप कर लेना, ये होमवर्क में है। ठीक है, होमवर्क में इसलिए रखा गया है क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन होमवर्क में होना ज़रूरी है, वरना अगर सारे क्वेश्चन एक टीचर करा देगा, कोई भी कहीं का भी, चाहे वो स्कूल का हो, इंस्टीट्यूशन का हो, कहीं का भी, तो बच्चे में कुछ नया क्वेश्चन करने की जो एबिलिटी होती है ना, वो कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूँ। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं, ठीक है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होता है। कहीं पर अगर, ठीक है, -1 लिखा हुआ आ गया, ठीक है, तो नेचुरल नंबर नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। ओके, तो नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। लाइंग बिटवीन द 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 100 से 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 के मल्टीपल हैं, उन सबको ऐड कर दो। ठीक है, इस तरह से करना है, इस तरह से करके देखना। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। मैं फिर भी इसका AP बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ। देखो, सबसे पहला टर्म क्या आएगा, जो 5 का मल्टीपल होगा 105, और दूसरा टर्म होगा 110, तीसरा होगा 115, और लास्ट टर्म कौन सा होगा, 1000 से जस्ट पहले वाला ये। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्या दे रखा है, AN, ये हमारा क्या हो गया, A, और D कितना हो गया। D हमेशा याद रखना, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका मल्टीपल लें या जिसका डिविजिबिलिटी लें, वही हमारा बेसिकली D होता है। नहीं होता तो निकाल के देख लो। 110 में से किसको माइनस करोगे, 105 को, तो कितना आएगा, 5। तो सीधा बता दे, जो भी मल्टीपल दे रखा होगा वही कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, ये सीधा होता है कि निकालने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए आपको डायरेक्ट बता दिया गया है। ओके, अब क्या करना है, क्योंकि सम निकालना है, तो सम का फार्मूला हमारे पास कौन कौन सा है, SN = n/2 2a + n-1 d। देखो, D की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पता है, N की वैल्यू पता चल जाए तो ईजिली क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो N की वैल्यू किससे पता चलेगी, N की वैल्यू यहाँ से पता चलेगी। कैसे, AN = a + n-1 d। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 995, और ये कितना हो गया, 105, n-1 दैट इज़ 5। इसको इधर माइनस में ले आना, फिर ठीक है, जो भी आएगा उसको 5 से डिवाइड कर देना, आपको n की वैल्यू मिलेगी, जो भी n की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे पुट कर देना, A and D की, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने शॉर्ट में करा दिया क्योंकि ये होमवर्क क्वेश्चन है, फिर भी मैंने ओवरव्यू दे दिया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जो सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग हिला देगा। है तो बहुत सिंपल, मगर दिमाग हिला देगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP इज व्हाट। ठीक है, 54। देखो, फर्स्ट 4 टर्म का सम कितना दे रहा है, ठीक है, 56। ठीक है, और क्या बोला था, सम ऑफ लास्ट 4 टर्म, और जो लास्ट के 4 टर्म है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए L4 लिख देता हूँ समझने के लिए। जो लास्ट के 4 टर्म है उनका सम कितना दे रखा है, 1112, एंड इफ़ इट्स फर्स्ट टर्म इज़ 11, और ये भी बात बोल रहा है जो इसका फर्स्ट टर्म है वो 11 है, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताने, बेसिकली आपको क्या बताना है, n। ठीक है, अभी तक हम क्वेश्चन कैसे कर रहे थे, पहले फर्स्ट टर्म का सम कितना होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन थे यहाँ पे, मगर ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया। मैंने क्या बोला, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का, ठीक है, फार्मूला सेम लगेगा, मगर जो सॉल्व करने का तरीका होगा ना वो एकदम अलग होगा। यहाँ पे अलग तरीके से सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे अलग तरीके से सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे सिंपल तरीके से सॉल्व हो रहा है, जैसे नॉर्मली सारे AP के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। यहाँ पे तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बदल जाएगा, मत सब कुछ सेम रहेगा। क्या बदलेगा, थोड़ा सा करके देखो। ठीक है, 20-30 सेकंड सोचो क्या हो सकता है, कैसे करेंगे, सोच के देखो, सोच के देखो।
करके देखो एक बार सब लोग, कैसे होगा सॉल्व, करके देखो। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, एकदम बेसिक से सोचना है। मैंने क्या बोला, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, ठीक है, अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग और बेसिक पता है तो उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है, अगर बेसिक नहीं पता तो उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, मान के चलते हैं। देखो एक एपी है, लेट कर लेते हैं थोड़ी टाइम के लिए। एक एपी है हमारे पास, ठीक है, A1 A2 A3 A4, ठीक है, और ये जारी है, और लास्ट में हमारे पास, ठीक है, लास्ट टर्म हो गया हमारा AN। ये एक एपी है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, लास्ट टर्म। इतनी बात क्लियर हो गई होगी सबको। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो, ठीक है, S4 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म का सम, सेकंड टर्म का सम, थर्ड टर्म का सम और फोर्थ टर्म का सम। इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, देखो इसका समेशन कितना दे रखा है, 56। देखो फर्स्ट टर्म को मैं A लिख सकता हूँ, सेकंड टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A + D, ये बात हमें पता है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, A + 2D, और इसको कैसे लिख सकता हूँ, A + 3D। ठीक है, ये सेम कॉन्सेप्ट है, इससे पहले हम समझ चुके हैं। ठीक है, कोई भी 18 टर्म हो, जैसा भी ये वाला क्वेश्चन का था, 18 टर्म को कैसे लिख सकते हैं हम, A+, ठीक है, लेस देन, जितना टर्म बोला उतने D ऐड कर देंगे, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। इसको अगर देखें, देखो A डेट इज इक्वल टू कितना हो गया, 4A + 1 2 3 और 3 6D इक्वल टू 56। ठीक है, वी नो द वैल्यू ऑफ A, वी नो द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 11। यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 56 4 11 + 6D, ये कितना हो गया हमारे पास, 56 44 + 6D। ठीक है, यहाँ से 6D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइंड आउट कर लेते हैं, डेट इज़ 12। इसको इतना माइनस में लिया है तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। ओके, यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि फर्स्ट 4 टर्म का सम का तरीका यही है। हम उसको उस तरीके से क्यों नहीं निकाले, ठीक है, वैसे भी निकाल सकते थे। किस फार्मूले से, समझो, हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते थे, मैं यहीं पे बता देता हूँ। SN = ठीक है, N/2 2A + N-1D। ठीक है, देखो N की वैल्यू कितनी बोला, फर्स्ट 4 टर्म के लिए, मतलब 4/2 2 × 11 प्लस इधर 4 रखेंगे तो 3, और D की वैल्यू हमें नहीं पता। ये कितना हो गया, 56, ये हो गया 2, ये हो गया हमारा 22 प्लस कितना हो गया ये। ठीक है, इस 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 और 8। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो गया, 22 + 3D। ठीक है, इसको इधर लेंगे माइनस में तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3D = 28 में से 22 करेंगे तो कितना हो गया, 6। तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। तो कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे इस तरीके से करो D की वैल्यू 2 आएगी, या इस तरीके से करो D की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। बेसिकली हमने कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इससे यही पता चल रहा था, मगर हमें निकालना क्या है, N की वैल्यू। ठीक है, अब हमारा क्या काम है, ये वाली जो स्टेटमेंट दे रखी, द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म इज कितना, 112। इसकी इंपॉर्टेंस है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तभी हमारे पास N की वैल्यू होगी। अब वो कैसे आएगी वही देखना है हमें। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो सबसे ज़रूरी चीज़, ठीक है, ये इस तरीके से मैंने इसलिए लिया था क्योंकि इसी तरीके से हम इसको जब करेंगे तब ये जाके हमारे पास क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। ठीक है, आओ याद रखना, D की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट करी है, D की जो वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट करी है, 2। ठीक है, कोई भी 2 मेथड तरीके से मैंने बता दिए, 2 वे हैं इसको सॉल्व करने के, तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 2। देखो फर्स्ट 4 टर्म तो समझ में आ गया, क्या बोला, लास्ट 4 टर्म का सम इतना दे रखा है, मान लेते लास्ट टर्म हमारे पास AN है। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाला जो टर्म होगा वो कितना होगा, इससे 1 लेस देन होगा, इससे जस्ट जो पहले वाला होगा वो इससे भी 1 लेस देन 1 होगा,
और इससे भी जस्ट जो पहले वाला होगा वो भी इससे क्या होगा, लेस देन 1 होगा। लास्ट के 4 टर्म यही होंगे। फॉर एग्जांपल समझो, अगर ये 50 है तो ये कितना होना चाहिए हमारे पास 49, ये कितना होना चाहिए 48, और ये कितना होना चाहिए 47। तो इसी का सम की बात हो रही है लास्ट 4 टर्म की। मैंने बोला अगर लास्ट टर्म 50 है, 50 टर्म इज़ लास्ट टर्म, ठीक है, तो 50, 49, 48, 47 ये हो गया हमारा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। क्योंकि हमें n की वैल्यू नहीं पता, इसलिए हमने लास्ट टर्म को an माना, फिर उससे जस्ट पहले वाले को, सेकंड लास्ट वाले को हमने n-1 कर दिया, उससे पहले वाले को हमने n-2 कर दिया, उससे पहले वाले को n-3 कर दिया। अगर इसमें भी दिक्कत है मैं फिर भी इसको एलैबोरेट करके समझा देता हूँ ताकि आगे दिक्कत ना हो। देखो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमने क्या करा, n-1 में एक और कम कर दिया। एक और कम कर दोगे तो एट द एंड में ये इसको देखो n-1 तो कितना हो जाएगा n-2। अब इससे आगे जाने के लिए मैंने एक और कम कर दिया, डेट इज़ n-2 -1। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो n माइनस का 2 माइनस का माइनस माइनस प्लस होते हैं, इसलिए डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा ये। अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, ठीक है, सबसे पहले लास्ट टर्म निकालते हैं। लास्ट टर्म की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, देखो a + n-1d, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो रहेगा दोनों में। ठीक है, फर्स्ट टर्म भी रहेगा और क्या रहेगा हमारे पास, कॉमन डिफरेंस भी रहेगा। अब हमें कौन सा टर्म निकालना है, अब हमें निकालना है, ठीक है, देखो an-1 डेट इज़ a + n-1 -1d। ठीक है, क्योंकि अब n की वैल्यू चेंज हो गई, कितनी हो गई n-1 हो गई, इसलिए n की जगह वो ले लेगा, बाकी फार्मूले का -1 तो रहेगा ही रहेगा। सिमिलरली, ठीक है, अब हमें क्या करना है, an-2 करना है, डेट इज़ a + n-2 -1d। ठीक है, सिमिलरली हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, n-3, तो ये हो गया a + n-3 -1d। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि आगे और सॉल्व हो सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a, डेट इज़ a प्लस, देखो इसको सिंपली सॉल्व करोगे तो n-2d। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा a + n-3d, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा a + n-4d। इतनी चीज़ में किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो बहुत आसान है। अगर ठीक है, एक एक स्टेप को हम समझ जाएंगे तो आने वाले टाइम में क्या होगा, इन हम बहुत से स्टेप को, ठीक है, जब किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं इजीली। ठीक है, मगर पहले हमें बेसिक तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, अगर और बेसिक सीखने में बहुत बोरिंग लगता है बच्चों को, बहुत बोरिंग। जब मैं भी था, ठीक है, व्हेन आई वाज इन क्लास 11, तो मुझे भी बड़ा AP बोरिंग लगता था, क्योंकि ऑलरेडी मैं 10th में पढ़ के आ चुका था, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ के आया था मैथमेटिक्स। ठीक है, मैंने अच्छा खासा स्कोर भी करा था मैथ्स में। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, मैं तो ऑलरेडी पहले से पढ़ के आया हुआ हूँ। लेकिन नहीं, क्योंकि जब 11th में आते हो तो थोड़ा सा लेवल तो बदलेगा ना। हाँ, जब मैं इस तरह के क्वेश्चन आए तो मेरा थोड़ा सा दिमाग चला। ठीक है, कहीं पे बोरियत फील होने लगी थी, मगर जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो दिमाग एकदम खुल गया। हाँ यार, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉजिक बना। ठीक है, तो इस तरह से देखो ये है। अब यहाँ पे हम कुछ नहीं, हमें बहुत आसान है। फर्स्ट क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट लास्ट 4 टर्म। देखो ये लास्ट 4 टर्म यही है, इन सब का सम कर लो। सम करने का मतलब क्या है, देखो सबसे लास्ट टर्म ये हो गया, इससे पहले वाला हमारे पास ये हो गया, इससे जस्ट पहले वाले वो हमारे पास ये हो गया, और इससे जस्ट पहले वाला हमारे पास ये हो गया। इसका जो सम दे रखा है कितना दे रखा है, 1112। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको। अब क्या करो, देखो इन सबको ऐड करोगे। ठीक है, देखो ये वाली वैल्यू ऐड करोगे, ये वाली वैल्यू ऐड करोगे, ये और ये, इन सबको अगर ऐसे लिखोगे यहाँ पे ऐड करके। ठीक है, तो देखो एक बात समझो, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा, लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए लिखेंगे, फिर इसके, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। ओके, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट होगा। ठीक है, डाउन टू अपवर्ड की तरफ, ठीक है, हम मूव करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, बेसिकली बॉटम से टॉप की तरफ मूव करना है। तो क्या हो गया, a-n-4d प्लस, फिर a + n-3d, फिर a-n-2d, फिर a-n-1d इक्वल टू कितना, 1112।
ओके, अब देखो ए कितना हो गया हमारे पास 4a प्लस, देखो डी यहाँ पे भी, डी यहाँ पे भी, डी यहाँ पे, डी यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा n-4 ये वाला, ठीक है, प्लस, ठीक है, n-3 प्लस n-2 प्लस n-1 डी इक्वल टू 1 1 12, ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं। 4a प्लस, देखो 1 2 3 4 हमारे पास कितने हो गए 4n हो गए, और माइनस में क्या आ जाएगा हमारे पास 4 3 7 9 और 10 ये हो गया हमारे पास d इक्वल टू 1 1 12, ठीक है, 1 1 12। अब यहाँ पे एक बात समझो, देखो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें बतानी है बेसिकली फाइंड द, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, बेसिकली हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इधर, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ नहीं करना। a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू हम यहाँ पे 11 पुट कर देंगे, d की वैल्यू वी नॉट एट यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो इस, ठीक है, इसको आगे अब सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद आपको जो n की वैल्यू मिलेगी वही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया होगा, इसको आपको आगे सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करना है आपको आगे, सॉल्व अहेड। तो आपको क्या मिलेगा n की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अब बिल्कुल कैलकुलेशन है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। इसलिए मैंने क्या बताया, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा उसको मैं थोड़ा सा छोड़ दूंगा ताकि आप लोग खुद करें, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस और हो जाए, ठीक है, क्योंकि मेंस का एग्जाम तो मुझे देना नहीं, CBSE मुझे नहीं देना। तो जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन आप खुद करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है, सबसे पहले जो दे रखा है उस बिहाफ पे करना होता है, ठीक है, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे आज के। देखो आज का जो पहला क्वेश्चन था वो अलग पैटर्न का था, दूसरा क्वेश्चन अलग पैटर्न का, थर्ड क्वेश्चन अलग टाइप का, फोर्थ क्वेश्चन एकदम अलग टाइप का, ठीक है। तो इसमें बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ठीक है, हम अब एक काम और करते हैं, अब हम यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। किसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम बेसिकली, ठीक है, हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, AP की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। यहाँ पे किसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ना, बेसिकली हमें यहाँ पे AP की प्रॉपर्टीज़। देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखोगे तो एग्जाम CBSE ICSE के लिए तो अच्छा है ही, और मेंस के लिए भी ज़रूरी। अगर आपका जितना बेसिक स्ट्रांग होगा ना, आप कितना भी हाई लेवल का क्वेश्चन हो ईजिली सॉल्व आउट कर लोगे, ठीक है। फिर एक ही चीज़ रह जाता है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है और आपका माइंड कितना तेज़ी से क्वेश्चन के लिए सोच पा रहा है, ठीक है। बहुत आसान है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको, ठीक है, दिक्कत ना हो, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ पे बेस बहुत क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, ठीक है। बोर्ड में कम आते हों लेकिन मेंस में बहुत आते हैं, ठीक है। बोर्ड में बेसिकली कम आते हों मगर मेंस में बहुत आते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ में हम क्या करेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में हम क्या कर सकते हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं AP में, जिसको हमें बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है। कितनी प्रॉपर्टीज़ है, 4, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ AP, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ AP। आज बहुत गर्मी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे आज, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर 41 डिग्री है इस समय नाइट में, ये हाल है। हल्की सी भी हवा नहीं चल रही बाहर, हल्की सी भी नहीं चल रही, ठीक है, इसलिए बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है। कूलर सब कुछ AC वेसी इस टाइम में बहुत काम नहीं कर रहा है, एकदम लो पे ले जाना पड़ रहा है तब जाके, ठीक है, रूम कूल हो पाता है। चलो कोई नहीं, हम प्रॉपर्टीज ऑफ AP पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत ज़रूरी है AP, ठीक है। ये भी सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट करते हैं, हमारे पास कोई AP है 2 4 6 8 10, ये हमारे पास का एक AP है। मेरा क्वेश्चन क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू या कोई कांस्टेंट नंबर K है, ठीक है। इस K को हम क्या करते हैं, AP के हर एक टर्म में ऐड कर देते हैं। तो मैंने क्या करा, 2 + K 4 + K 6 + K 8 + K 10 + K, ठीक है। और इसी तरह से जितने भी टर्म होंगे सब में हम K के ऐड करते हुए चले जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इस K को AP में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, माइनस कर देते हैं। सिमिलरली 4 - K
ठीक है, हमेशा पीछे माइनस करना, आगे नहीं करना। आगे भी कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, बस नेगेटिव साइन का फ़र्क पड़ जाएगा। अगर के की वैल्यू किसी टर्म से बड़ी होगी या छोटी होगी तो हमेशा पीछे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। एंड 6 माइनस के एंड 8 माइनस के एंड 10 माइनस के, ओके। फिर इसी तरह से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ये सीक्वेंस आगे बढ़ता जाएगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अब क्या करते हैं, इस AP में हम K से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, हर एक टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, K से, ठीक है। इसी तरह से ये सीक्वेंस आगे बढ़ता चले जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे AP को इसी K से डिवाइड भी कर देता हूँ, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाई K, 4 डिवाइडेड बाई K, 6 डिवाइडेड बाई K, 8 डिवाइडेड बाई K, और ये सीक्वेंस आगे बढ़ता हुआ चलेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि पहले में हमने क्या करा, पहले टर्म में हमने क्या बेसिकली क्या करा, हमने K प्लस करा हर एक टर्म में। फिर हमने क्या करा, ठीक है, 2 को सब्ट्रैक्ट करा। फिर हमने क्या करा, K को सब्ट्रैक्ट करा। फिर क्या करा हमने, K को मल्टीप्लाई करा। और फिर फोर्थ में हमने क्या करा है, ठीक है, K से डिवाइड करा। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज ये होता है, ठीक है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। ये पहला पोर्शन है, ये दूसरा, ये दिस थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ। क्या ये सब AP में है या नहीं है, क्या ये AP में होगा कि नहीं होगा, मेरा क्वेश्चन ये है। तो एक बात ध्यान रखना, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ ऑफ AP पढ़ रहे हैं, किसी भी AP में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर हम ऐड करेंगे तो हमेशा AP रहेगा, चाहे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी वो AP रहेगा, ठीक है, चाहे हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो AP रहेगा, ठीक है, चाहे हम डिवाइड करेंगे तब भी वो क्या रहेगा, AP ही रहेगा। तो ये 4 प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो आपको अच्छे से क्या करनी है, समझनी है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। अभी ये समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली क्या है, AP में समेशन, अगर हम ऐड करते हैं तो भी वो AP रहेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी वो AP रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो AP रहेगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तब भी वो AP ही रहेगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, जो बहुत ही अच्छे से लेंगे, ठीक है। और हम कुछ नया चीज़ें भी पढ़ेंगे, जैसे हम क्या पढ़ेंगे, AM अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ और जो यूनिक प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मोस्टली हमारा, ठीक है, 2 लेक्चर और लगेगा, हमारा AP का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मतलब 1 लेक्चर नेक्स्ट, फिर उसके बाद एक और, क्योंकि क्वेश्चन भी हम साथ साथ कवर कर रहे हैं, ताकि आपको जब आप कोई भी बुक थ्रू आउट करोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ ना आएंगी, वो तो ऑब्वियस ही बात है, हर क्वेश्चन का अपना लेवल होता है, ठीक है। मगर मोस्ट ऑफ द अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहा मैथ्स में भी, तभी आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो हम 2 लेक्चर में AP हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर हम GP स्टार्ट करेंगे, फिर GP के बाद हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आज आपको कोई भी डाउट हो आज की क्लास में, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो, उस कमेंट को पढ़कर, ठीक है, पढ़ूंगा मैं, और उसमें जो भी, ठीक है, जो भी आपका डाउट होगा उसको नए, ठीक है, जब हम नया, ठीक है, लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, जब नया लेक्चर हम लेंगे तो उसमें बेसिकली आपकी सारी चीज़ों को हम क्या कर देंगे, ठीक है, सॉल्व कर देंगे, सारी डाउट, हर तरह के डाउट को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से रहो, ठीक है, और एकदम फोकस होकर पढ़ाई करो, क्योंकि देखो आने वाला टाइम बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, ठीक है। आप बेसिकली 11th 12th में हो, बहुत सारे लोगों का, ठीक है, एम होगा नीट क्लियर करने का, ठीक है, तो उनको PCB बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए। बहुत सारों का एम होगा, ठीक है, कि हाँ हमें नीट क्लियर करनी है, कईयों का JEE मेंस क्लियर करना है, ताकि हम NIT में जाएँ, IIT में जाएँ, IIT दिल्ली में पढ़ें, ठीक है, IIT मुंबई में पढ़ें, हमारे पास कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए। कई लोग सोचते होंगे मैकेनिकल होनी चाहिए, ठीक है, उसके लिए बहुत बेसिक चीज़ों पे हमें कमांड होनी चाहिए, क्योंकि देखो थ्योरेटिकल सब कुछ सेम है, बट क्या फ़र्क आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैथ्स में, बस यही फ़र्क आता है, उसका जो सॉल्व करने का तरीका होता है ना, थोड़ा सा बदल जाता है। आपको पता भी होगा, बट आपको जब तरीका नहीं पता होगा तो सॉल्व नहीं होगा। तो ठीक है, जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो एट द एंड में हम क्या करेंगे, ठीक है, उसको भी करेंगे, ताकि हमारे पास पता रहे कि हम मेंस में क्वेश्चन कैसे आते हैं, एडवांस में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करना, पसंद आई तो आगे शेयर भी करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है, और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। थैंक यू।